ऑफिस आने जाने को आसान बनाने के लिए मैंने अपने ऑफिस के पास एक विला खरीद लिया। दयालुता दिखाते हुए मैंने विला का दूसरा कमरा सेयून कोल नाम के एक युवा आदमी को किराए पर दे दिया। उसने कहा कि वो नया बिजनेस शुरू कर रहा है और पैसों की थोड़ी तंगी से गुजर रहा है। वो ठीक ठाक इंसान लगा, इसलिए मैंने उससे सिर्फ आधा किराया लिया। 2 महीने बाद सेयून अचानक एक लड़की को घर लेकर आया और बोला कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उस दिन के बाद से मेरा लिविंग रूम उनके कब्जे में चला गया और मेरे फ्रिज का खाना लगातार गायब होने लगा। यहाँ तक कि बालकनी में रखे मेरे ऑर्किड के पौधे भी उसकी गर्लफ्रेंड उठाकर अपने बेडरूम को सजाने ले गई। मैं ये बताने ही वाला था कि ये विला मैंने खरीदा है और मैं ही मकान मालिक हूँ। तभी सेयून मुझे एक तरफ खींचकर शर्मिंदा चेहरे के साथ बोला, जूलियन, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने थोड़ी डिंग मार दी थी। मैंने उससे कहा कि ये विला मैंने खरीदा है। तुम तो जानते हो आजकल डेटिंग कितनी मुश्किल है। बस इस बार मेरी मदद कर दो। मेरा झूठ मत खोलना। मैं तुम्हें हर महीने $30 एक्स्ट्रा दूंगा। क्या? सिर्फ $30? क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जिसे $30 की जरूरत हो? लेकिन उसे इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर और ये सोचकर कि उसने अभी अभी कामकाजी दुनिया में कदम रखा है, मेरा दिल नरम पड़ गया और मैंने बात जाने दी। लेकिन अगले ही दिन जब मैं काम से घर लौटा तो देखा कि मेरे बेडरूम का ताला तोड़ा जा चुका था। सेयून की गर्लफ्रेंड पहले ही मेरे कमरे में घुस चुकी थी। इस मास्टर बेडरूम में बहुत अच्छी रोशनी आती है। अब ये कमरा मैं ले रही हूँ। तुम्हारे जैसे कंगाल इंसान को तो छोटा कमरा मिल जाए वही बहुत है। उसने मुझे तिरस्कार भरी मुस्कान दी। इतने समय से किसी और के घर पर मुफ्तखोरी कर रहे हो। अब तक तो इशारा समझ जाना चाहिए था। सेयून तुरंत मुझे एक तरफ ले गया। जूलियन, मुझे माफ कर दो। मेरी गर्लफ्रेंड समझती है कि ये घर मेरा है। उसका स्वभाव थोड़ा जिद्दी है और उसे दूसरों के साथ जगह शेयर करना पसंद नहीं। ऐसा करो, अभी के लिए मास्टर बेडरूम छोड़ दो। जब उसका मूड ठीक हो जाएगा तब मैं उसे सब सच बता दूंगा। जीयू को मैं संभाल लूंगा। जीयू घर की मालकिन की तरह बोली। सेयून, इसे साफ साफ समझा दो। इसे ऐसा न लगे कि हम लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं। पहले अपना सामान पैक कर लो, ऐसे खड़ा मत रहो। ये कहकर दोनों खुशी खुशी छोटे बेडरूम में वापस चले गए। हॉलवे में बिखरा अपना सामान देखकर मैंने फैसला कर लिया। हेलो, किसी ने गैर कानूनी तरीके से मेरे घर में घुसपैठ की है, मेरा ताला तोड़ा है और मेरा निजी सामान बाहर फेंका है। कृपया जल्द से जल्द पुलिस भेजिए। थोड़ी ही देर में पुलिस मेरे विला पर पहुंच गई। सायरन की आवाज सुनते ही सेयून भागता हुआ नीचे आया। जूलियन, क्या हुआ? तुमने पुलिस क्यों बुला ली? एक पुलिस अधिकारी ने सेयून को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके बेतरतीब कपड़ों पर नजर डाली। तो तुम वही हो जिसकी शिकायत इस सज्जन ने की है? वही जिसने किसी और के घर का दरवाजा तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया? सेयून तुरंत बोला। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलतफहमी है। मैं इनका रूममेट हूँ। मैं रोज यहीं रहता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बस मजाक कर रही थी। वो सिर्फ कमरा बदलना चाहती थी। ये आदमी असली मुद्दे से बचने में माहिर था। सर, क्या आप अभी भी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं? अधिकारी ने मुझसे पूछा। मैं कुछ कहता उससे पहले सेयून मेरे पास आ गया। जूलियन, बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल है। मेरी खातिर इस बार छोड़ दो। मैं ग्रेजुएट हुए सिर्फ कुछ साल हुए हैं और बड़ी मुश्किल से गर्लफ्रेंड मिली है। मैं बस परिवार बसाना चाहता हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि हमारा रिश्ता बचा रहे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर मुझे वो दिन याद आ गया जब वो पहली बार यहाँ रहने आया था। हेलो मिस्टर रीड, मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और पैसों की थोड़ी तंगी है। क्या मैं किराया थोड़ा देर से दे सकता हूँ? मेरा नाम सेयून कोल है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं कुछ पल चुप रहा। ठीक है, मैं शिकायत वापस ले लेता हूँ। ये सुनकर सेयून ने कृतज्ञता से सिर झुका लिया। पुलिस की गाड़ी के जाने और सायरन की आवाज गायब होने के बाद ही उसने चैन की सांस ली। लेकिन अब मेरे पास उससे कहने के लिए कुछ नहीं बचा था और किसी तरह मुझे लग रहा था कि ये सारी मुसीबत मैंने खुद ही अपने सिर ले ली है। अगले दिन घर बिल्कुल साफ सुथरा था। सेयून रसोई से बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, जूलियन, तुम आ गए? मैंने लिविंग रूम साफ कर दिया है और जीयू ने जो लेबल चिपकाए थे उन्हें भी हटा दिया है। मैंने चारों तरफ देखा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? उसने अपराध बोध के साथ जवाब दिया। वो कमरे में है। मैंने उससे बात कर ली है। अब से लिविंग रूम साझा जगह है और वो हर जगह अपनी चीजें नहीं फैलाएगी। उसे अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे लगा मामला खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही दिन दरवाजे पर जोर जोर शोर से धमाके होने लगे। मैं नीचे जाकर देखने वाला था कि सेयुन मुझसे पहले दरवाजा खोलने दौड़ पड़ा। अंदर कई खुरदुरे दिखने वाले लोग घुस आए, जिनके शरीर टैटू से भरे हुए थे। अरे, बिल्कुल सही समय पर आए हो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पूरा झुंड लिविंग रूम में फैल गया। वे अपने साथ लाए स्नैक्स कॉफी टेबल पर फेंकने लगे। फिर घर की मालकिन बनने का नाटक करती हुई जियू भी आ गई और कुछ ही देर में मेरे घर में अजनबियों की पार्टी शुरू हो गई। मेरा चेहरा काला पड़ता देखकर सेयुन जल्दी से मेरे पास आया। जूलियन, मुझे सच में माफ कर दो। आज हमारा छोटा सा गेट टुगेदर है। हम बस थोड़ी देर यहीं बैठेंगे। मैं कुछ पल चुप रहा। कॉफी टेबल के पास जमा होती खाली बियर की बोतलों को देखकर मैंने अपना गुस्सा दबा लिया। अगली बार पहले से बता दिया करो। जरूर जरूर, धन्यवाद जूलियन। लेकिन मेरे धैर्य का कोई सम्मान नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद जब मैं घर लौटा तो फिर लिविंग रूम से हंसी की आवाजें आ रही थीं। हर तरफ हॉट पॉट का सामान बिखरा हुआ था और सेयुन बड़े मेजबान की तरह सबकी सेवा कर रहा था। मुझे देखते ही वो दौड़ कर आया और मेरा रास्ता रोक लिया। जूलियन, मुझे बहुत माफ कर दो। वो मुझे एक तरफ खींच ले गया।
जियू की सबसे अच्छी दोस्त अचानक आ गई थी। मुझे तुम्हें पहले बताने का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ अचानक हुआ, सच में। मैं वादा करता हूँ कि रात 10 बजे तक सब चले जाएंगे। मैंने उन लोगों को देखा जो मेरे हजारों डॉलर वाले सोफे पर तेल और गंदगी फैलाते हुए बैठे थे। फिर भी मैंने अपना धैर्य बनाए रखा। सेयुन, सिर्फ इस महीने में ये कितनी बार हो चुका है? जूलियन, मुझे पता है ये आखिरी बार है, सच में आखिरी बार। अगली बार मैं जरूर पहले बता दूंगा। मैं एक रोबोट की तरह मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। सेयुन, जल्दी आओ, हॉट पॉट ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, जल्दी करो, तुम अभी भी हमें एक ड्रिंक पिलाने के उधार हो। सेयुन मुस्कुराया और पूरी बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। आज जब मैं घर लौट रहा था, मैंने तय कर लिया कि इस बार मैं उन्हें जल्द ही बाहर निकाल दूंगा। मैं फिर से अपने घर में अजनबियों की पार्टी नहीं देख सकता था। तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? मैं आज जल्दी घर आ रहा हूँ, वहां थोड़ा शांत रहना, ठीक है? उधर से आवाज आई, जूलियन, जियू और मैं बाहर गए हुए हैं, हम घर पर नहीं हैं। निकलते समय जियू चाबियां भी अपने साथ ले गई थी। अगर तुम्हारे पास अपनी चाबी नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे लिए किसी ताला बनाने वाले को बुला दूं? मैं कुछ पल चुप रहा। रहने दो, मैं खुद कुछ कर लूंगा। फोन काटने के बाद मैं घर की तरफ गाड़ी चलाने लगा। मचलती हुई परछाइयां, चमकती रंग बिरंगी लाइटें और कान फाड़ देने वाला म्यूजिक। मैं तो पहले ही पुलिस बुलाकर इन सबको उठवा देने वाला था, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को रोक लिया। पहले ऊपर जाकर देखता हूँ कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। अच्छी बात यह थी कि मैंने पहले से एक अतिरिक्त चाबी बनवा रखी थी और उसे कार में रखा हुआ था। मैंने चाबी उठाई और सीधे अंदर चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, धुएं और शराब की तेज बदबू मेरे चेहरे से टकराई। हर तरफ कूड़ा बिखरा पड़ा था और खाली बोतलें फर्श पर लुढ़क रही थीं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी। वो कालीन मेरी माँ ने मेरे लिए खास तौर पर चुना था, शुद्ध ऊन से हाथ से बुना हुआ। मैं खुद उस पर चप्पल पहनकर नहीं चलता था। और वे चांदनी जैसी हल्की पर्देदार खिड़कियां जिन्हें मैंने बहुत सोच समझ कर चुना था, और वे पौधे जिन्हें मैं हर दिन पानी देता था। चाहे कोई कितना भी बिगड़ जाए, उसकी भी एक सीमा होती है। इस समय जीव रानी की तरह बैठी हुई थी और उसके आसपास के लोग उसकी खुशामद कर रहे थे। जीव, तुम कितनी किस्मत वाली हो, इतना अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया। मैंने पिछली बार इस विला को रास्ते से देखा था। मुझे लगा था यहाँ कोई बड़ा बिजनेसमैन रहता होगा। किसे पता था कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड का निकलेगा। सिर्फ अमीर ही नहीं, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। तुमने बस कहा कि तुम्हें बड़ा विला चाहिए और उसने तुरंत तुम्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया। जब तुम बॉस की पत्नी बन जाओ तब हमें मत भूलना। सब हंस पड़े। हाँ हाँ, अब तो हम सब जीव के सहारे हैं। सब ने अपने गिलास उठाकर जश्न मनाया। तभी जीव की नजर मुझ पर पड़ी। उसे समझ ही नहीं आया कि मैं, एक अनचाहा आदमी, उसके घर में आने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। उसकी हैरानी तुरंत गुस्से में बदल गई। वो कमर पर हाथ रखकर मेरे सामने आई और घूरते हुए बोली, तुम घिनौने आदमी, हमारी पार्टी की जासूसी करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी पास में शराब पी रहा एक गुंडे जैसा आदमी कुछ गड़बड़ महसूस करके बोला, जीव, क्या हुआ? ये कौन है? ये अंदर कैसे आया? टैटू वाला आदमी भी बोला, हाँ, कोई अजनबी यूं ही घर में घुस कैसे सकता है? जीव और भी हिम्मत वाली हो गई। यही वो आदमी है जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी। यही वो इंसान है जो मुफ्त में यहाँ पड़ा रहता है। उसने बाल झटकते हुए तिरस्कार से कहा। भीड़ ने मुझे हैरानी से देखा। जीव, क्या मतलब? क्या तुम दोनों यहीं नहीं रहते? क्या ये किराएदार है? किराएदार? जीव ने तिरस्कार से कहा। मैंने कब कहा कि ये किराया देता है? किराएदार किराया देते हैं। क्या इसने कभी किराया दिया? ये तो बस मुफ्तखोर है। मेरे बॉयफ्रेंड के घर में मुफ्त में रहता है और अब हमारी पार्टी की जासूसी करने भी आ गया। एक नजर में पता चल जाता है कि ये पूरा मजाक है। जीव, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर हमें पता होता तो हम दरवाजे पर पहरा लगा देते। अरे, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी निकल जाओ, वरना कोई तुम्हें बाहर निकाल देगा। मैंने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें किसने बताया कि ये सेओ यून कोल का घर है? भीड़ कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर जीव ऐसे हंसी जैसे उसने सदी का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। वो लगभग अपने वाइन ग्लास को ही गिरा देती। सुनो इसे, सुनो, ये क्या कह रहा है? ये मुझसे पूछ रहा है कि किसने कहा ये सेओ यून कोल का घर है। मैं तो हंस हंसकर मर जाऊंगी। एक मुफ्तखोर भी खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है। वो मेरे सामने अकड़ कर खड़ी हो गई, जैसे सिर्फ अपने रवैये से मुझे कुचल देना चाहती हो। उसने खुद बताया था। और किसने? तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूँ, इसलिए तुम हर संभव तरीका अपनाकर मेरे करीब आने की कोशिश करते हो। हर दिन मेरे बॉयफ्रेंड के घर में मुफ्त में रहते हो ताकि मेरे पास रहने का बहाना मिल जाए, और वो भी काफी नहीं था। अब तुम चुपके से वापस आकर हमारी पार्टी की जासूसी कर रहे हो। सुन लो, मैं जीव स्लोन सिर्फ सेओ यून जैसे सफल आदमी से प्यार कर सकती हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है वो मेरे लिए कितना अच्छा है। ये विला उसका मेरे लिए सबसे बड़ा वादा है। ये कहते हुए वो सपनों में खो गई। जब हमारी शादी होगी यही हमारा वैवाहिक घर होगा। तुम जैसे आदमी को तो मैं एक बार भी नहीं देखूंगी। निकल जाओ यहाँ से। जीव स्लोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? उसने चिल्लाकर कहा। सुन रहे हो सब लोग, ये क्या इशारा कर रहा है? गलती इसकी है और दोष मुझे दे रहा है। क्या तुम लोग जानते हो ये आदमी कितना घटिया है? ये हर दिन मेरे बॉयफ्रेंड के घर में मुफ्त में रहता है। हम इसे निकाल भी नहीं सकते। मैं अपने हाथों से सेओयून के लिए जो लंच बॉक्स बनाकर फ्रिज में रखती हूँ वो हर बार गायब हो जाते हैं। जरूर यही चुरा कर खा जाता होगा। और बालकनी के ऑर्किड के गमले भी इसने खोद कर खराब कर दिए हैं। कौन जाने क्या ढूंढ रहा था।
मैंने तो इसकी इज्जत रखी और बस इतना कहा कि सेओयून के घर पर मुफ्त में रहना बंद कर दें। और पता है इसने क्या किया? इसने गुस्से में आकर पुलिस बुला ली और मुझ पर गैर कानूनी घुसपैठ का आरोप लगा दिया। ये सुनकर इसकी एक सहेली इतनी हैरान हो गई कि उसके हाथ से सूरजमुखी के बीज मेरे कालीन पर गिर गए। ये तो बेशर्मी की हद है। पीछे खड़ा चिकने बालों वाला आदमी गुस्से से अपना हाथ पटकते हुए बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई पुलिस बुलाने की? जीव आगे बोली, घर में शांति बनाए रखने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड को मुझे हर रात जल्दी कमरे में भेजना पड़ता था। फिर वो अकेले बाहर आकर उससे बात करता था। सेओ यून बहुत ही दयालु है। वो ऐसे आदमी को बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन ये उसकी कदर नहीं करता। हर समय मेरे पीछे पड़ा रहता है। अब मुझे समझ आया कि सेओ यून हर दिन जीयू को जल्दी कमरे में क्यों भेज देता था। मैं हमेशा सोचता था कि वो जीयू को असहज महसूस होने से बचाता है। असलियत में वो अपने झूठ के खुलने से डरता था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन इस बार जीयू मुझसे तेज निकली। उसने फ़ोन मेरे हाथ से छीना और ज़मीन पर पटक कर तोड़ दिया। वाह, क्या नाटक कर रहे हो? ये मेरे बॉयफ्रेंड का विला है। तुम जैसे मुफ्तखोर पुलिस बुलाने का ड्रामा कर रहे हो। तुम्हें लगता है पुलिस तुम्हारी बात मानेगी? मैंने फ़ोन उठाया। वो पूरी तरह खराब हो चुका था। कितना घटिया आदमी है, सिर्फ इसलिए कि ये सेओ यून का दोस्त है। इसे लगता है कि सेओ यून के घर को अपना घर समझ सकता है। जीयू, तुम अभी भी बहुत नर्म हो, एक आदमी बोला। अगर मेरी मुलाकात ऐसे आदमी से होती तो मैं इसे कब का पीट चुका होता। ऐसे लोगों को सिर्फ मुक्कों की भाषा समझ आती है। एक बार अच्छी तरह पिटाई हो जाए फिर सारी अकड़ निकल जाएगी। सुना तुमने? यहाँ मौजूद हर इंसान तुम्हें घिनौना समझता है। जब जीव मेरा मजाक उड़ा रही थी तभी उसकी नज़र मेरी कलाई पर बंधी खूबसूरत घड़ी पर पड़ी। ओह, ये घड़ी तो सस्ती नहीं लगती, कहाँ से चुराई है? मैंने उसे तुरंत घड़ी वापस देने को कहा। इतने घबरा क्यों रहे हो? लगता है ये घड़ी बहुत कीमती है। अब मैं गुस्से की सीमा पार कर चुका था। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। अभी के अभी वापस दो। बस एक बेकार सी घड़ी है, इतना तमाशा क्यों? उसने हाथ झटक कर घड़ी फर्श पर फेंक दी। कांच जमीन से टकराया और तेज आवाज के साथ टूट गया। अपने पिता की आखिरी निशानी को टूटते हुए देखकर मेरी आंखें लाल हो गईं। उसके आसपास खड़े लोग और जोर से हंसने लगे। लो, ये कबाड़ घड़ी वहीं पहुंच गई जहां इसकी जगह है। तुम घिनौने आदमी, ये तो बस एक टूटी हुई। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरा शरीर मेरे दिमाग से पहले हरकत कर गया था, लेकिन मुझे जरा भी पछतावा नहीं था। जैसे ही जीयू को समझ आया कि क्या हुआ है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम घिनौने आदमी, तुमने मुझे मारा? इसे सबक सिखाओ। जो मुझे सबसे ज्यादा खुश करेगा मैं उसे सी फूड की दावत दूंगी। एक पल में पूरी भीड़ खड़ी हो गई। इसने जीयू को मार दिया। वो तो जल्द ही बड़े बॉस की पत्नी बनने वाली है। हाँ, उसने तो बस तुम्हारी टूटी हुई घड़ी तोड़ी थी। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी शायद ये किसी सड़क किनारे से खरीदी गई नकली घड़ी होगी। दूसरे आदमी की गर्लफ्रेंड को पटाने में नाकाम रहा, इसलिए अब हाथ उठाने लगा। इन लोगों की बातें सुनकर मेरी मुट्ठियां कस गईं। तुम लोग इस बात पर पछताओगे। मैं तो हंस हंस कर मर जाऊंगा। जीयू का बॉयफ्रेंड बड़ा आदमी है। तुम्हें लगता है हम तुम्हारे लिए पछताएंगे? तभी उसी समय मेरा वकील वहां पहुंचा। साथ में वो बॉडीगार्ड भी थे जिन्हें मैंने पहले से तैयार रखा था। यहाँ क्या हो रहा है? अचानक इतने लोग क्यों जमा हो गए? ये सब देखकर तो लगता है कोई बड़ा आदमी आने वाला है। स्पष्ट है ये सब सेओयून की तरफ से है। आज जीयू की पार्टी है। जाहिर है उसने इसे शानदार बनाने के लिए सब इंतजाम किया होगा। तो सेओयून ने ये सरप्राइज तैयार किया है। जीयू, तुमने हमें बताया भी नहीं। कमरे में फैले हुए नुकसान को देखकर अटॉर्नी ग्रैंड तुरंत समझ गया कि उसके क्लाइंट के साथ क्या हुआ है। मिस्टर रीड, क्या आप ठीक हैं? भीड़ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। मिस्टर रीड? तुम लोगों ने सुना? इसने इस आदमी को मिस्टर रीड कहा। तुम शायद किसी और को समझ बैठे हो। ये जूलियन रीड तो एक कंगाल किराएदार है। इसके दिमाग में सिर्फ मालिक की गर्लफ्रेंड को पटाने की योजनाएं भरी रहती हैं। ये तो वो आदमी है जो दूसरों के घर में मुफ्त में रहता है। इसकी तुलना किसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी से करना भी मजाक है। अपनी आंखें खोलो, इसकी बातों में मत आओ। आजकल कुछ लोगों को पैसे देकर सूट पहनाना बहुत आसान है। कुछ दर्जन डॉलर खर्च करो और पूरा नाटक तैयार। हाँ, तुमने निश्चित रूप से गलत आदमी पकड़ लिया है। अटॉर्नी ग्रैंड ने चश्मा ठीक किया और भीड़ की तरफ देखा तक नहीं। मिस्टर रीड, क्या आप ठीक हैं? फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे सामने खड़ा व्यक्ति जूलियन रीड इस विला का कानूनी मालिक है। लेकिन ये लोग तब तक मानने को तैयार नहीं थे जब तक सच उनके सामने आकर खड़ा ना हो जाए। ये हर सेकंड और भी ज्यादा हास्यास्पद होता जा रहा है। तुम लोग सच में अपने अभिनय के लिए समर्पित हो? पटकथा भी आधी अधूरी सही लग रही है, लेकिन अगर नाटक करना ही है तो थोड़ा तैयारी भी कर लिया करो। अगर हमें ठगने आए हो तो कम से कम ये पता कर लेते कि इस घर का मालिक कौन है। बिल्कुल, अगर अभिनय करना है तो विश्वसनीय बनो। लोगों से झूठ बोलने से पहले उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लो। तुमने तो मेरे बॉयफ्रेंड की पहचान तक बदलने की कोशिश कर दी। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं जियू हूं और से ओयून इस विला का मालिक है? ये सुनते ही अटॉर्नी ग्रैंड मुड़ा और ठंडी आवाज में पूछा,
सेओ यून, क्या वो मिस्टर रीड का किराएदार है? ये सुनकर जियू जोर से हंस पड़ी। किराएदार? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड किराएदार कैसे हो सकता है? वो करोड़पति है, एक सफल व्यक्ति है। ये कंगाल तो उसका किराया देने वाला नौकर बनने लायक भी नहीं है। अटॉर्नी ग्रैंड ने उससे बहस करना भी जरूरी नहीं समझा। पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करो, हर टूटी हुई चीज की तस्वीर लो, सभी नुकसान के सबूत इकट्ठा करो और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को यहीं रोको। कोई बाहर नहीं जाएगा। जी अटॉर्नी ग्रैंड। स्टाफ तुरंत सबूत इकट्ठा करने लगा। ये देखकर जियू घबरा गई। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं चेतावनी दे रही हूँ, मेरे पास मत आना। सेओ यून मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियू को परेशान करने की? तुम लोग अभिनेता हो तो अपनी हद में रहो। हाँ, अभी भी समय है, यहाँ से निकल जाओ। ये सब देखकर जियू सच में घबराने लगी। तुम लोग खड़े क्या हो? जल्दी उसे फोन करो। चिकने बालों वाले आदमी ने तुरंत फोन निकालकर उसे दे दिया। सेओ यून, जल्दी आओ, विला में कोई तमाशा कर रहा है, जल्दी वापस आओ। जियू, क्या हुआ? मुझे साफ साफ बताओ, कौन तमाशा कर रहा है? वही कंगाल आदमी जो इतने समय से तुम्हारे घर में मुफ्त में रह रहा था। वो अचानक लोगों को लेकर आ गया है। उसने कुछ नकली कलाकार भी बुला लिए हैं। वो बकवास कर रहा है कि वही इस घर का मालिक है और तुम उसके किराएदार हो। फोन के दूसरी तरफ सेओ यून पूरी तरह चुप हो गया। इस बार वो यहाँ मौजूद नहीं था कि मुझे एक तरफ ले जाकर फिर से कोई भावुक कहानी सुना देता। सेओ यून, मेरी बात सुन रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम कब आ रहे हो? जियू, मैं अभी रास्ते में हूँ, बस उनसे कोई झगड़ा मत करना। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, बस तुम आ जाओ। सेओ यून अभी आने वाला है। वकील ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पहले अपनी चोटों का इलाज करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, पहले पूरे दृश्य को सुरक्षित रखो। सेओ यून के आने के बाद सब निपटाएंगे। जियू को पूरा भरोसा था कि सेओ यून के आते ही सब ठीक हो जाएगा। नाटक करते रहो, जितना करना है कर लो। उसने दरवाजे की तरफ देखा। जैसे ही सेओ यून आएगा, देखेंगे तुम लोग कितनी देर तक ये ढोंग जारी रखते हो। जब सेओ यून भागता हुआ पहुंचा तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसकी नजर पूरे कमरे में फैली तबाही और मेरी टूटी हुई घड़ी पर पड़ी। सेओ यून, आखिरकार तुम आ गए। जियू तुरंत उसके पास दौड़ी और बोली, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, जल्दी कुछ कहो। इनसे कहो कि ये सब तुम्हारा है ना? जल्दी बोलो। सेओ यून, तुम्हें क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? ये देखकर बाकी लोग भी उसके चारों तरफ जमा हो गए। मिस्टर कोल, मेरा मतलब सेओ यून, क्या हुआ? सेओ यून, आप आखिर आ गए। अब आपको हमारे और जियू के लिए खड़ा होना होगा। तुम बोल क्यों नहीं रहे? जब सेओ यून को एहसास हो गया कि अब वो सच नहीं छिपा सकता, तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख उसी पर टूट पड़ा हो। मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई इंसान इतना बेशर्म भी हो सकता है। जूलियन, कृपया कृपया मेरी मदद करो। बस इस एक बार मेरा झूठ बचा लो। सबके सामने दिखावा कर दो कि मैं मालिक हूँ और तुम मेरे किराएदार हो। सिर्फ इस एक बार। मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम जानते हो, कॉलेज से निकलने के बाद मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल रही है। मेरे पिता हमेशा चाहते थे कि मैं परिवार बसाऊं। जियू बहुत अच्छी लड़की है और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है। अगर उसे पता चल गया कि मैं सिर्फ किराएदार हूँ, तो वो निश्चित रूप से मुझसे रिश्ता तोड़ लेगी। सेयो यून, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात कहने की? मैं उस पर बरस पड़ा। जूलियन, आवाज धीमी रखो। धीमी? मैं हंस पड़ा। जब तुम कॉलेज से निकलकर संघर्ष कर रहे थे, तब मैंने तुम्हारा किराया आधा कर दिया था। मैंने तुम्हारे लिए जितनी नरमी दिखाई, शायद कोई और नहीं दिखाता। तुमने कहा किराया देर से दोगे, मैंने बिना कुछ कहे मान लिया। तुमने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ दिन रहेगी, मैंने नहीं रोका। लेकिन बदले में तुमने क्या किया? दिन ब दिन तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे घर में हुकूमत करने दी। तुमने उसे मेरे बेडरूम का ताला तोड़वाने दिया। तुमने उसे लोगों को बुलाकर मेरे विला में पार्टी करने दी। लोगों को मारना, सामान तोड़ना, सब कुछ होने दिया। अब तुम्हें क्या अधिकार है मुझसे मदद मांगने का? जूलियन, नया कारोबार शुरू करना बहुत मुश्किल है। सेओ यून हकलाया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेहनत करने को कहा था ताकि तुम्हारी आमदनी स्थिर हो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम मेरा घर बर्बाद कर दो, और उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि तुम मेरा विला इस्तेमाल करके बाहर लड़कियों को धोखा दो। जूलियन, मैंने धोखा नहीं दिया। नहीं दिया? मैंने उसकी बात काट दी। तुमने बस जियू से कहा कि विला तुम्हारा है, बस उसे मेरे विला में लेकर आए। बस उसे बताया कि ये घर तुम्हारा है, बस उसे मेरे घर की मालकिन बनने दिया। सेओ यून अब अपना चेहरा संभाल नहीं पा रहा था। क्या तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? इसे धोखा कहते हैं। जूलियन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं बस उसे खोना नहीं चाहता था। मेरे पिता ने पूरी जिंदगी खेती की ताकि मैं कॉलेज जा सकूं। उनकी बस यही इच्छा है कि मैं परिवार बसाऊं। तुम उसे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए तुमने मेरे विला को अपनी संपत्ति बनाकर पेश कर दिया। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी हरकतों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे नहीं पता ये आदमी सामान्य भाषा समझता भी है या नहीं, लेकिन मैं बोलता गया। इन लोगों ने मुझे मारा, मेरे पिता की आखिरी निशानी तोड़ दी। सेओ यून, ये सब होने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? जूलियन, मैं पैसे दूंगा, मैं सब भर दूंगा। वो घड़ी मेरे पिता की आखिरी निशानी थी। तुम ऐसा कौन सा पैसा दे सकते हो जो उसकी भरपाई कर सके?
अब जियू को महसूस होने लगा था कि चीजें उसकी कल्पना के अनुसार नहीं चल रही थी। तुम दोनों क्या बड़बड़ा रहे हो? जियू दौड़ कर आई। क्या ये आदमी फिर से बकवास कर रहा है? उसने सेओ यून को झकझोरा। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ तो बोलो। इसने आखिर तुमसे क्या कहा? इस समय सेओ यून लकड़ी की मूर्ति की तरह खड़ा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है या फिर इसने तुम्हें धमकाया है? डरो मत, जो भी है बोलो। सेओ यून ने उसका हाथ पकड़ लिया। जियू बस करो। जियू ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। क्या अब मैं बोल भी नहीं सकती? क्या तुमने सच में इस कंगाल आदमी को अपने ऊपर हावी होने दिया? जियू बोली। क्या तुम मर्द हो भी? किसी ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा और तुम अभी भी उसी का बचाव कर रहे हो? कृपया बोलना बंद करो। मामला वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वैसा नहीं है? तो फिर कैसा है? जियू पूरी तरह टूट गई। क्या सच में वही सच है जो ये आदमी कह रहा था कि तुम उसके किराएदार हो? सेओ यून चुप रहा। जियू को महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। इतनी हास्यास्पद बात किसी मुफ्तखोर के मुंह से ही निकल सकती थी। सेओ यून जल्दी बोलो। सबको बताओ कि यहाँ मालिक कौन है और किराएदार कौन है। हाँ मिस्टर कोल, मेरा मतलब। सेओ यून, बताइए आप असल में कौन है? दिखाइए कि इनकी औकात क्या है। हाँ सेओ यून बोलो। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कांटा अटक गया हो। उसने बड़ी मुश्किल से शब्द बाहर निकाले। जो ये लोग कह रहे हैं वो सच है। जियू की आंखें फैल गईं। तुमने क्या कहा? सेओ यून ने फिर बड़ी मुश्किल से दोहराया। जूलियन जो कह रहा है वो सच है। वही इस विला का मालिक है। ये घर उसी का है। ये सुनते ही जियू की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इसका किराएदार हूँ। ये सच्चाई जियू के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। वो सीधे सोफे पर बैठ गई। चिकने बालों वाला आदमी और स्नैक्स खा रही महिला भी सदमे में जम गए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। जियू मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था। मैं बस तुम्हें बहुत पसंद करता था। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं सिर्फ किराएदार हूं तो तुम मुझे नीची नज़र से देखोगी। इसीलिए इसीलिए मैंने झूठ बोला। तो तुम सच में इतने समय से मुझसे झूठ बोल रहे थे? तुमने कहा था तुम सफल उद्यमी हो। तुमने कहा था तुम बड़े विला में रहते हो। तुमने कहा था तुम करोड़पति बॉस हो। तुमने कहा था तुम मुझे अपने विला में रहने लेकर जाओगे, जबकि असलियत में तुम किसी और के घर का सिर्फ एक कमरा किराए पर लिए हुए थे। हमेशा घमंडी और अकड़ में रहने वाली जियू को अचानक लगा कि उसके पास छिपने की भी जगह नहीं बची। तुमने मेरी वजह से मेरे दोस्तों के सामने वो सारी बातें कहलवाईं। अब सब मजाक बन गया। सब कुछ मजाक बन गया। तुम्हें पता है मैंने अपने दोस्तों से क्या कहा था? मैंने कहा था मेरा बॉयफ्रेंड बॉस है, सफल आदमी है, संपत्ति का मालिक है। जो तस्वीरें तुमने मेरी इस विला के सामने खींची थीं, मैंने उन्हें अपनी गर्ल्स ग्रुप चैट में भेजा, अपनी माँ को भेजा, अपने हर दोस्त को भेजा। सबने कहा मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। सबने कहा मैंने सोना पकड़ लिया। और अब तुम बता रहे हो कि तुम सिर्फ किराएदार हो। मैं अपने दोस्तों का सामना कैसे करूंगी? मैं किसी का सामना कैसे करूंगी? उन दोनों को मेरे घर में चिल्लाते और झगड़ते देखकर मैंने बात आगे बढ़ाई। बस बहुत हो गया। लड़ना है, चिल्लाना है, उसके लिए बाद में बहुत समय मिलेगा। लेकिन अभी कुछ बातें साफ करनी होंगी। पहली बात, मेरी अनुमति के बिना तुम लोगों ने मेरे बेडरूम का ताला तोड़ा और उसे नुकसान पहुंचाया। ये गैर कानूनी घुसपैठ है। दूसरी बात, तुम लोगों ने मेरी अनुमति के बिना मेरे लिविंग रूम का इस्तेमाल पार्टियों के लिए किया और मेरे फर्नीचर और सामान को भारी नुकसान पहुंचाया। ये अवैध कब्जा है। तीसरी बात, तुमने अपनी असली पहचान छिपाई और मेरे विला का इस्तेमाल करके दूसरे इंसान को भावनात्मक रूप से धोखा दिया। ये छल है। चौथी बात, ये घड़ी मेरे पिता की आखिरी निशानी थी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने इसे तोड़ दिया। इसकी जिम्मेदारी से बचकर तुम कहीं नहीं जा सकते। सेओ यून घबरा गया। जूलियन, जूलियन, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। कृपया इस बार मुझे छोड़ दो। मैं पैसे दूंगा, कसम खाता हूँ सब भर दूंगा। अपनी पूरी महीने की आय दे दूंगा। जितना कहोगे उतना दूंगा। खड़े हो जाओ। सेओ यून ने इस बात को ऐसे पकड़ लिया जैसे डूबता आदमी तिनके को पकड़ता है। जूलियन, तुम मुझे माफ करने के लिए तैयार हो? माफ? मैंने ठंडी हंसी हंस दी। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि बात करते समय सीधे खड़े हो जाओ। और जहां तक इस मामले का सवाल है, उसका फैसला पुलिस करेगी। आज से तुम्हारी कठिन जिंदगी की वजह से तुम्हें मेरी तरफ से कोई विशेष रियायत नहीं मिलेगी। ये सुनते ही जियू का रवैया तुरंत बदल गया। वो मेरी तरफ बेहद सम्मान से देखने लगी। मिस्टर रीड, आज जो हुआ वो एक गलत फहमी थी। मुझे नहीं पता था कि ये घर आपका है। मैं तो समझी थी क्या? मैंने बीच में टोक दिया। तुमने सोचा मैं मुफ्तखोर हूं, इसलिए लोगों को मारना ठीक है, उनका सामान तोड़ना ठीक है। मिस्टर रीड, गलती सच में मेरी थी। मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन देखिए, मैं भी तो पीड़ित हूँ। सेओ यून ने मुझे भी धोखा दिया है। अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो उसे ठहराइए ना। बात को इतना बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? हम आपस में निपटा लेते हैं। जो भी नुकसान हुआ है मैं भर दूंगी। अच्छा, मैंने कहा। मैं पहले ही पुलिस को बुला चुका हूँ और वे जल्द ही पहुँचने वाले हैं।
मारपीट, संपत्ति का नुकसान, मैं हर चीज का पूरा हिसाब लूंगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, पूरी तरह जांच में सहयोग करना। जियू तुरंत सेओयून की तरफ घूमी। सेओयून, कुछ बोलो। तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे, कि तुम हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे? अब क्यों चुप हो? सेओयून ने कड़वी मुस्कान दी। मैं खुद को नहीं बचा पा रहा, तुम्हें कैसे बचाऊं? थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। ऑफिसर, इन लोगों ने सबके सामने मेरी बदनामी की, मुझ पर हमला किया, मेरे विला को बर्बाद किया और मेरा फर्नीचर तोड़ दिया। अधिकारी ने चारों तरफ फैली तबाही को देखा। मेरी पूरी शराब की संग्रह खत्म कर दी, मेरे पिता की आखिरी निशानी तोड़ दी। इनमें से किसी भी मामले में मैं समझौता नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि इसे गंभीरता से लिया जाए। समझ गया। अधिकारी ने सिर हिलाया। घटनास्थल का रिकॉर्ड बनाओ, सबको हिरासत में लो। अब जाकर जीयू को एहसास हुआ कि मामला कितना गंभीर है और उसके तथाकथित दोस्त तुरंत उससे किनारा करने लगे। ऑफिसर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस पार्टी में आई थी। हाँ हाँ हाँ, हमें तो सिर्फ गाने के लिए बुलाया गया था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें जीयू ने बुलाया था। लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और सबको थाने ले गई। सेओयून ने विला के रोशन दरवाजे की तरफ आखिरी बार देखा और लंबी सांस ली। तभी दृश्य बदलता है। थाने में नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट सामने रखी। कुल नुकसान 2 लाख युआन है, लगभग $28,000। कृपया जांच कर हस्ताक्षर कीजिए। मैंने जल्दी से रिपोर्ट देखी, सब ठीक था। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। $28,000? जीव लगभग चीख पड़ी। ये कैसे हो सकता है? हमने तो बस कुछ शराब की बोतलें पी थीं। इतना पैसा कैसे बन गया? और सोफा और कालीन का दोष भी हम पर क्यों डाला जा रहा है? कौन जाने, वो पहले से ही गंदे हों। ऑफिसर, हमें तो जीव ने धोखे से यहाँ बुलाया था। देखिए, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, थोड़ी रियायत नहीं मिल सकती? जब वो लोग मुआवजे को लेकर बहस कर रहे थे, मैं जीव की तरफ बढ़ा। तुम तो बहुत अमीर बनने वाली थी, फिर मेरे इस छोटे से नुकसान पर इतनी परेशानी क्यों? एक बड़ा आदमी होकर एक जवान लड़की से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता ना? मैं हल्का सा हंस पड़ा। सही कहा, बिल्कुल सही। ये तो बस एक गलतफहमी थी, हमें कोने में मत धकेलिए। मैंने देखा कि जैसे ही उन्हें थोड़ी उम्मीद मिली, वे फिर सर चढ़ने लगे। मैंने तुरंत जवाब दिया, जब तुम लोग शराब पीकर हंगामा कर रहे थे और लोगों को मार रहे थे, तब इतनी विनम्रता कहाँ थी? अब क्या हुआ? अब मुझे छोड़ देने को कह रहे हो? हंगामा करने की हिम्मत थी, लेकिन कीमत चुकाने की नहीं। तभी स्नैक्स खाने वाली महिला सारा दोष जीव पर डालने लगी। सब तुम्हारी गलती है, तुमने बिना सच्चाई जाने बड़ी बड़ी बातें की। जीव ने तिरस्कार से कहा। और तुम लोग घंटों तक मुझे इस विला की भावी मालकिन कहते रहे। तुम्हें सबको मैंने धोखा दिया? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बिल्कुल, दूसरे लोग भी बोल पड़े। हम तुम्हारे क्या लगते हैं? तुमने ही हमें इस मुसीबत में फंसाया। अगर तुम हमें इस विला में नहीं बुलाती तो हम यहाँ क्यों आते? पूरा $28,000 तुम अकेले भरो। हाँ, समस्या तुम्हारी है, बिल भी तुम्हारा। हमें इसमें मत घसीटो। अब जाकर जीव को अपने इन दोस्तों की असली शक्ल दिखाई दी। तुम सब घटिया लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जब तुम लोग मुझे घर की मालकिन समझते थे, तब मेरी खुशामद करते थे, हर दिन मेरी पोस्ट पसंद करते थे, मुझसे नौकरी दिलाने की भीख मांगते थे, मेरे साथ ऊंची जिंदगी जीना चाहते थे। और अब मुसीबत आई तो एक एक करके पलट गए। तुम लोगों का चरित्र देखकर साफ पता चलता है कि तुम पैदा ही नौकर बनने के लिए हुए हो। किसे नौकर कहा? स्नैक्स खाने वाली महिला गुस्से से लाल हो गई। सबसे बड़ी धोखेबाज तो तुम हो, फिर से बोलकर दिखाओ। नौकर? जीव चिल्लाई। तुम नौकर हो, तुम्हारा पूरा परिवार नौकर है। सब लोग शांत हो जाओ। पुलिस वालों ने झगड़ती भीड़ को अलग किया, लेकिन वे फिर भी एक दूसरे पर चिल्लाते रहे। आखिरकार पुलिस ने विला की निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि विला में सबसे ज्यादा हंगामा यही लोग कर रहे थे। एक पल में सब चुप हो गए, लेकिन सेओयून, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, जूलियन रीड। मैं मुड़ा और उसके उस मासूम चेहरे की तरफ देखा। जूलियन, बात को इतना आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे व्यापार शुरू करने की मुश्किलों को देखते हुए इस बार मेरी मदद कर दो। जीव को छोड़ दो। मैं कुछ पल चुप रहा। तुम्हारी मदद करूं? सेओयून, क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बची है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे सामने तुम्हारी कोई इज्जत बची है? उसकी वही लाइन, व्यापार शुरू करना मुश्किल है, इस पल पूरी तरह बेअसर हो चुकी थी। आज से तुम बाहर हो और अभी भी किसी और के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। बेहतर होगा अपने बारे में सोचो। ये कहकर मैं मुड़ा और थाने से बाहर निकल गया। पीछे विला के तथाकथित मालिक और मालकिन एक दूसरे के सहारे रो रहे थे। ये पूरा तमाशा आखिरकार खत्म हो चुका था। अपनी कार में बैठकर मैंने लंबे समय बाद सुकून की सांस ली। थाने के अंदर वे मुसीबत खड़ी करने वाले लोग अब अपने अपने परिवार वालों को फोन कर रहे थे ताकि कोई उन्हें बचा सके। अब तुमने कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी? स्नैक्स खाने वाली महिला एक के बाद एक नंबर मिला रही थी। उम्मीद कर रही थी कि कोई आकर उसे संकट से निकाल ले। आखिरकार जब उसकी माँ ने फोन उठाया, तभी वो पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। टैटू वाला आदमी अपने बड़े भाई को फोन करने लगा, लेकिन जब उसने सुना कि उसका भाई अब उससे पूरी तरह हाथ खींच रहा है और उसे एक मुसीबत समझ रहा है, तो वो भी अपना चेहरा ढककर रोने लगा। चिकने बालों वाला आदमी मदद मांगने के लिए लगातार संदेश भेजता रहा।
लेकिन जैसे ही उसके परिवार को पता चला कि उसने कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, उन्होंने उसी समय उससे नाता तोड़ लिया। जीयू अपने हाथ में पकड़े भारी भरकम मुआवजे के बिल को घूरती रही और आखिरकार फट पड़ी। सेओयुन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। सेओयुन ने फीकी हंसी हंस दी। तुमने कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे। जीयू चीखी, लेकिन सेओयुन जरा भी नहीं हिला। पलक झपकते ही अदालत की तारीख आ गई। अपने किए गए गलत कामों की वजह से सेओयुन को वही सजा मिली जिसका वो हकदार था। जीयू को भी उसकी हरकतों के लिए दंड मिला। जिस पल मैंने अदालत के दरवाजे खोले, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब बस मुझे अपनी समृद्ध और शांत जिंदगी में वापस लौटना था। लेकिन एक चीज थी जिसे मैं अभी भी भूल नहीं पा रहा था, मेरे पिता की छोड़ी हुई घड़ी। सर, क्या आप इसे देख सकते हैं? क्या ये ठीक हो सकती है? बुजुर्ग घड़ीसाज ने आवर्धक शीशे से उसे ध्यान से देखा। मशीनरी खराब हो चुकी है, कांच बदला जा सकता है, सुइयों को फिर से ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये दरारें बहुत गहरी हैं। ये घड़ी के ढांचे तक पहुंच चुकी हैं। इसे पूरी तरह पहले जैसा बनाना अब संभव नहीं है। मैंने टूटी हुई डायल पर अपनी उंगलियां घेरी। जो ठीक हो सकता है ठीक कर दीजिए, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जो ठीक नहीं हो सकता, उसका भी कोई दुख नहीं। बुजुर्ग आदमी ने समझदारी से सिर हिलाया। आजकल जो भी घड़ी मरम्मत के लिए आती है, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। घड़ी की दुकान से बाहर निकलकर मैंने धूप में भीगी घास की खुशबू वाली हवा में गहरी सांस ली और आदतन अपनी कलाई की तरफ देखा, जहां अब घड़ी नहीं थी। मुझे वो दिन याद आया जब मेरे पिता ने कहा था कि उनके पास मुझे देने के लिए कोई बड़ी दौलत नहीं है, बस ये घड़ी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसे संभाल कर रखना। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि तुम कितना पैसा कमाते हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या तुम खुद के सामने सिर ऊंचा रख सकते हो। मुझे वो दिन याद आया जब सेओयून पहली बार मेरे घर आया था। जूलियन, मैं अभी अभी अपना व्यापार शुरू कर रहा हूँ, थोड़ी धन की तंगी है। और मुझे जीव भी याद आई, जो मेरे घर में ऐसे हुकूमत चला रही थी जैसे सब कुछ उसका हो। इतने समय तक मैं खुद के साथ ही न्याय नहीं कर पाया था। डैड, आज आखिरकार मैंने खुद के सामने सिर ऊंचा रखा है। मैंने मरम्मत की हुई घड़ी वापस अपनी कलाई पर बांध ली। तभी दृश्य बदलता है। अगली सुबह मेरा घर फिर से वैसा ही हो चुका था जैसा पहले था। साफ फर्श, सजा हुआ लिविंग रूम, हरे भरे पौधे, ताज़ी हवा और खिड़कियों से अंदर आती गर्म धूप। सब कुछ फिर से ठीक हो गया था। मैंने गहरी सांस ली। जो चीज़ें ठीक होनी चाहिए थीं, वे ठीक हो चुकी थीं। और सच कहूँ तो ज़रूरत से ज़्यादा नरम दिल होना कभी भी फायदे का सौदा नहीं होता। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। चलो मिलते हैं एक और नई मजेदार स्टोरी के साथ, तब तक लिए बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।